दोस्तों तो आज मैं आपको मेरी केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा की पूरी आइटिनरी, कुल खर्चा मेरा कितना हुआ, ये पूरा बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई, साथ ही साथ आप क्या क्या अवॉइड कर सकते हो, साथ ही साथ आप पैसे कहाँ बचा सकते हो, कहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा लगता है, कहाँ पे आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों तो केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा की मेरी जर्नी स्टार्ट होती है मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन से। अगर आपको ये यात्रा स्टार्ट करनी है तो आपको सबसे पहले पहुंचना होता है हरिद्वार। हरिद्वार तक आप ट्रेन से भी जा सकते हैं या फिर आप देहरादून तक फ्लाइट से भी जा सकते हैं या फिर आप दिल्ली किसी मेट्रो सिटी से बस भी पकड़ सकते हैं। अगर आपका कोई टूर ऑपरेटर होगा तो वो आपको पूरा प्लानिंग भी करके दे सकता है। तो दोस्तों मेरी यात्रा स्टार्ट होती है 24 मई को रात के 10:30 बजे अवध एक्सप्रेस में। ये हरिद्वार तक नहीं जाती है, हमने इसकी जर्नी प्लान की थी कोटा तक। हमें डायरेक्ट हरिद्वार तक ट्रेन का टिकट नहीं मिला था, इसलिए हमने ये ट्रेन प्रेफर की थी जो कोटा तक जाने वाली थी और कोटा से आगे हम दूसरी ट्रेन से जाने वाले थे हरिद्वार तक। 120 दिन पहले भी हमने रिजर्वेशन करने के बाद भी हरिद्वार तक का डायरेक्ट ट्रेन का रिजर्वेशन क्लोज हो गए थे या फिर वेटिंग पे थे, इसलिए हमने ये ट्रेन का प्रेफरेंस किया है जो जाती है बिहार में। लेकिन हम यहाँ पे कोटा तक ही उतरने वाले हैं। कोटा से हम जाएंगे हरिद्वार तक दूसरे ट्रेन से। लेकिन ये हमारा टिकट हमें गिरा था लगभग 1260 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। थर्ड एसी का हमारा टिकट था और हमने इसमें इंक्लूड किया था ट्रेन फूड, जो 100 रुपीज़ में आपको थाली बिरयानी के ऑप्शंस मिलते हैं, वो हमने इसमें इंक्लूड किया था। बोरीवली स्टेशन तक जाने तक ऑटो का हमने टिकट इसमें इंक्लूड किया था। तो ये हमारा 24 तारीख का लगभग 1800 रुपये का प्राइस हो रहा था। उसके बाद जब हम दूसरे दिन कोटा आ रहे थे तो हमारे कोटा से ट्रेन थी लगभग शाम के 6 बजे और वो जाने वाली थी हरिद्वार। लेकिन वहाँ तक हमें 6 ओवर का लगभग ले ओवर था, 6 घंटे हमें वहाँ पे रुकना था। तो हमने वहाँ पे IRCTC रिटायरिंग रूम बुक किया था जिसका कॉस्ट था 150 रुपीज़ पर पर्सन, जो डॉर्मेट्री है। लेकिन वो एक्चुअली हमें 15 दिन पहले ही मैसेज आता है कि आपका वो डॉर्मेट्री कैंसिल हुआ है मेंटेनेंस की वजह से। तो वो हमें पूरा रिफंड मिला, लेकिन हमें दूसरा होटल देखना पड़ा जो कोटा रेलवे स्टेशन के पास में ही था। लेकिन कोटा में दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप होती है। अगर आप मई मंथ में या फिर दूसरे मंथ में प्लान करते हो तो कोटा में 48 डिग्री टेम्परेचर था, जो बहुत ज़्यादा था। इसलिए हमें 300 मीटर चलना भी बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए हमने ऑटो किया और ऑटो वाले से ही रिकमेंडेड पूछा कि यहाँ पे कौन सा अच्छा होटल है। तो बार्गेनिंग कर करके हमें 800 में 6 घंटे के लिए होटल मिल गया। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप प्री बुक करके जब जा सकते हैं। आवरली स्टेज के वहाँ पे ऑप्शन होते हैं जो 600 या फिर 700 से GoIbibo से या फिर दूसरे कोई वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर आप भी प्लान कर रहे हो और आपके आइटिनरी में भी आता है कोटा में स्टे करना या फिर कोटा में ले ओवर, तो आप कोटा में थोड़े डेस्टिनेशन प्लान कर सकते हो। यहाँ पर 7 वंडर गार्डन भी है, थोड़े और 2-3 स्पॉट्स है जहाँ पे आप घूम सकते हो। लेकिन हम दोपहर में पहुँचे थे और गर्मी में हमारी हालत तो नहीं हुई बाहर जाके घूमने की, तो हम रूम पे ही रह गए और वो हमारा डेस्टिनेशन बच गए। आप भी प्लान कर सकते हो ऐसे कोई छोटे छोटे स्पॉट्स में रुकना या फिर वहाँ पे घूमना। तो क्योंकि क्या होता है कोटा से आपको बहुत सारे ट्रेन्स मिल जाते हैं जो डायरेक्टली हरिद्वार तक होते हैं, जो हमें आगे मिलने वाली थी। और दोस्तों शाम के लगभग 6 बजे हमें मिलने वाली थी कोटा से देहरादून एक्सप्रेस। हमें मिलने वाली थी नंदा देवी एक्सप्रेस जो जाती है कोटा से लेके देहरादून तक। और इसका किराया था हमारा थर्ड एसी का 1141 रुपये और इसमें हमने इंक्लूड किया था फूड। उस दिन का हमारा 25 मई का लगभग 1000 रुपये। इसमें भी आप थोड़ा सा पैसे बचा सकते हैं। उसके बाद कोई अदर एक्टिविटीज़ अगर आप प्लान करें, जैसे हमने प्लान की थी लेकिन हमने वो कंप्लीट नहीं की, जैसे कि दूसरे गार्डन में वगैरह जाना है फिर दूसरे स्पॉट्स घूमना, तो उसमें हमारे 500 रुपीज़ बच गए। उसके बाद हम निकलते हैं नंदा देवी एक्सप्रेस से और सुबह पहुँचते हैं लगभग 4 बजे हरिद्वार में हमारा स्टे का कोई ऑप्शन नहीं था। हम डायरेक्टली बद्रीनाथ जाने वाले थे। हम डायरेक्टली बद्रीनाथ क्यों जा रहे हैं ये आपको मैं लास्ट में बताता हूँ। हमने बद्रीनाथ जाने के लिए बस बुक की थी जो सुबह 5 बजे वहाँ से निकलने वाली थी। ये मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि हमने 11th आवर पे वहाँ पे वो बस बुक की थी और हमें वो किराया गिराया था 1000 रुपीज़। अगर आप पहले बुक कर रहे हो तो आपको आगे वाली सीट मिलती है तो चार्ज करते हैं 1200 रुपीज़, और अगर आपको पीछे वाली सीट मिलती है जो हमें मिली थी जस्ट पीछे वाली थी तो उसका किराया था 1000 रुपये। उसका थोड़ा सा दिक्कत हुई हमें ड्यूरिंग जर्नी में। उसके बाद हमारा बद्रीनाथ में भी स्टे था जो हमने प्री बुक किया था। GMVN का हमारा स्टे था। हमने प्लान की थी सुबह 5 बजे की बस और शाम तक हम पहुंचने वाले थे। लगभग 12 घंटे पकड़ के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा 14 घंटे लगते हैं अगर आप सुबह निकलते हो
हरिद्वार से अगर आप थोड़ा सा भी लेट करते हो तो आपको बद्रीनाथ तक डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी वो जोशीमठ तक, क्योंकि रात में वहाँ से आपको बहुत जाम वगैरह लग सकता है। इसलिए अगर प्लान कर रहे हैं तो सुबह जल्दी हरिद्वार से निकले, केदारनाथ के लिए रहे या फिर वो बद्रीनाथ के लिए या फिर वो 4 धाम की यात्रा के लिए भी रहे। तो हमें सुबह 5 बजे बस मिल गई जो हमने बुक की थी, और उसके बाद हम पहुंच गए शाम के लगभग 6 बजे बद्रीनाथ। और वहाँ पे हमारा स्टे था GMVN में, जिसका कॉस्ट था 700 रुपीज़ डॉर्मेट्री का ही। हम पूरे जेंट्स ही जा रहे थे, इसलिए हमने सारी जगह पे डॉर्मेट्री बुक किए थे एक्सेप्ट ऋषिकेश में भी हमने क्या बुक किया था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ का जो 700 कॉस्ट था, इसमें हमारा फूड इंक्लूड था, तो हमारा रात का खाना यहाँ पे इसमें इंक्लूड हो गया। तो खाने की क्वालिटी भी अच्छी थी वहाँ पे GMVN पे, लेकिन GMVN का स्टे का जो डॉर्मेट्री था वहाँ पे टॉयलेट्स की कंडीशन बहुत ख़राब थी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कोई दूसरे होटल में वगैरह भी रह सकते हैं। तो दोस्तों 26 मई का हमारा कॉस्ट था लगभग 2200 रुपीज़। उसके बाद 26 मई को वहाँ पे जाने के बाद हमने रात में बद्रीनाथ जी के दर्शन भी किए। हमारा टोकन वगैरह रजिस्ट्रेशन पूरा पहले से ही बुक था, क्योंकि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है, इसलिए हमने वहाँ पे रात में दर्शन भी किए। और सुबह सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग बस भी पकड़ना था जो केदारनाथ के लिए होती है। केदारनाथ के लिए बस नहीं होती, हमें पहले सोनप्रयाग जाना पड़ता है। लेकिन अगर हम 27 मई को जब बद्रीनाथ के बस स्टैंड गए तो हमें पता चला कि सुबह सुबह 5 या 6 बजे ही सोनप्रयाग के लिए डायरेक्टली बस जाती है, क्योंकि मोस्टली कोई भी अगर 4 धाम की यात्रा या फिर 2 धाम की यात्रा करते हैं तो केदारनाथ से बद्रीनाथ आते हैं। बद्रीनाथ से केदारनाथ जाने वाले भक्तों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए हमें वो बस नहीं मिली। हम प्राइवेट टैक्सी में वेट करते गए, तो हमें लगभग 2 घंटे हमने प्राइवेट टैक्सी में, शेयर टैक्सी में वेट किया, फिर भी पैसेंजर्स नहीं आ रहे थे। तो 9 पैसेंजर्स की कैपेसिटी वाली टैक्सी के लिए हम 6 पैसेंजर्स हुए थे, और हमने वो बाकी के चार्जेस एडजस्ट करके वो टैक्सी को आगे जाने के लिए कहा। तो हमें पहले कहा था कि वो 600 में लेके जाएगा, लेकिन 6 पैसेंजर्स का हमने वो टोटल एडजस्ट किया, तो हमें लगभग 900 रुपये उसको देने पड़े पर पैसेंजर। उसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए सोनप्रयाग शाम के 6 बजे। वहाँ पे सोनप्रयाग में हमारा स्टे नहीं था, क्योंकि हमें ऑनलाइन वहाँ पे GMVN का स्टे नहीं मिला, और प्राइवेट होटल बहुत कॉस्टली जा रहे थे, और डॉर्मेट्री के ऑप्शंस ऑनलाइन नहीं मिल रहे थे। इसलिए हमने देखा कि हम वहाँ पे जाने के बाद ही कुछ ऑप्शंस ट्राई करेंगे। तो जैसे ही हम सोनप्रयाग पहुँचे तो हमें पता था कि सोनप्रयाग से अगर हम सुबह सुबह निकलेंगे तो गौरीकुंड जाने के लिए टैक्सी में बहुत भीड़ होती है, और 3 से 4 घंटे की क्यू भी लग सकती है। इसलिए हम शाम में जब सोनप्रयाग में पहुंचे तो हम डायरेक्टली गौरीकुंड के लिए निकल गए, और वहाँ पे गौरीकुंड जाने के लिए उस टैक्सी में कोई भी भीड़ नहीं थी, और 50 रुपये उसका चार्जेस था। तो हम डायरेक्टली गौरीकुंड के लिए निकल गए। लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम था हमारा गौरीकुंड में स्टे कहाँ करें। वहाँ पे देखा जाए तो बहुत कंजस्टेड एरिया है, और बहुत पुअर क्वालिटी के रूम्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। इसलिए अगर आप गौरीकुंड में प्लान कर रहे हो स्टे करने का, तो वहाँ पे आप पकड़ के चलिए कि आपको ज़्यादा डबल पैसे देने पड़ेंगे और आपको उतनी अच्छी सर्विस भी नहीं मिलेगी। तो हमें सिर्फ 6 घंटा ही स्टे करना था। हम रात के 9 बजे गौरीकुंड पहुँच गए थे, और हमें सुबह 4 बजे ही ट्रैक चालू करना था। तो हमें उस 7 घंटे के लिए 2500 का एक होटल मिल गया, जो बार्गेन करके वो 2500 में देने को तैयार हो गया। मोस्टली वहाँ पे 3000, 3500, 4000 में आपको होटल मिल जाएंगे 2 या 3 लोगों के लिए। अगर आप ऑफलाइन बुक करते हो तो ऑनलाइन बुक करते हो तो भी आपको 1-2 होटल मिल जाएंगे। अगर आप पहले से ही बुक करते हो तो आपको GMVN के स्टे भी मिल सकते हैं। वहाँ पे GMVN के डॉर्मेट्री के भी ऑप्शंस होते हैं। प्राइवेट होटल्स की अगर बात करें तो प्राइवेट होटल्स में डॉर्मेट्री के ऑप्शंस बहुत ही कम है और बहुत ही पुअर क्वालिटी के। हमने चेक किए तो वहाँ पे बहुत ही कंडीशन ख़राब थी, इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम निकल गए सुबह लगभग 4 बजे गौरीकुंड से। हमने ट्रैक चालू किया एग्जैक्टली 5 बजे। और उसके बाद अगर आप घोड़े का ऑप्शंस अगर वहाँ से देख रहे हो तो आपको 3500-4 हज़ार में घोड़े का ऑप्शंस मिल जाएगा 1 वे के लिए। पिट्ठू का ऑप्शंस में भी आपको बार्गेन करना पड़ता है, बहुत चार्जेस मांगते हैं। इनिशियली 10,000 15,000 से वो स्टार्ट करते हैं। पालकी का तो बहुत ज़्यादा रेट होता है। उसके बाद अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हो तो आपको ये सारा गौरीकुंड तक आने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इनिशियली बुक करना पड़ेगा। मैंने हेलीकॉप्टर की सर्विसेज के बारे में जो फ्रॉड हो रहा है उसके ऊपर एक शॉर्ट्स भी बनाया है, उसकी लिंक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो ये जो चार्जेस होते हैं दोस्तों, ये एड ऑन्स होते हैं, ये आपके पहले बजट में नहीं रहेंगे, तो आप इसे वो प्लान कर सकते हैं। उसके बाद गौरीकुंड से केदारनाथ जाते वक्त आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े कॉस्टली होते हैं। मैगी अगर देखें तो 70 रुपये से स्टार्ट होती है, पानी की बोतल 50 रुपये से स्टार्ट होती है, जो केदारनाथ जाते जाते उसका प्राइस होता है 100 रुपये। उसके बाद आपको नींबू पानी के ऑप्शंस मिलेंगे, पराठा के ऑप्शंस मिलेंगे। ज़्यादातर वेजिटेबल्स के ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, पराठा, रोटी, राइस वगैरह के आपको मिलेंगे। चना दाल राइस के ऑप्शंस मिलेंगे जो 100 रुपये 80 रुपीज़ के स्टार्ट होते हैं। तो ये आप पकड़ के चलिए। मुझे लगभग 400 रुपीज़ लगे थे इस ट्रेक के ड्यूरिंग। मैंने 2-3 बार नींबू पानी, 1-2 बार स्नैक्स, मैगी और पराठा का मील उसमें ऐड किया था।
उसके बाद दोस्तों जैसे हम केदारनाथ पहुँचे तो केदारनाथ में भी हमारा GMVN का बुकिंग था जो डॉर्मेट्री का था। आप भी वैसे बुक कर सकते हैं, प्राइवेट होटल वहाँ पे बहुत कॉस्टली होते हैं। तो GMVN का हमारा स्टे था 900 रुपीज़ का, जिसमें खाना इंक्लूडेड था रात का सिर्फ, और ब्रेकफास्ट वगैरह आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। उसके चार्जेस होते हैं ब्रेकफास्ट के लिए 150 रुपीज़, लंच के लिए होते हैं 350 रुपीज़। तो वो आप देख सकते हैं या फिर बाहर कहीं पे भी कर सकते हैं। और एक और चीज़, हम सुबह 5 बजे निकलने के बाद मैं पैदल ही चला गया और पूरा ट्रेक कंप्लीट करने के लिए मुझे लगभग 7 घंटे लगे, और दोपहर के 1 बजे मैं वहाँ पे केदारनाथ पहुँच गया। दोपहर पे 1 बजे पहुँचने के बाद चेक इन आपको मिलता है दोपहर के 2 बजे, तो हमें चेक इन मिला और उसके बाद हम निकल पड़े दर्शन के लिए। लेकिन जैसे ही हम दर्शन के लिए निकल पड़े तो हमें बहुत सारी क्यू देखने को मिली। तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड ने वगैरह कहा था कि अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हैं तो आप रात में दर्शन कीजिए, रात में ज़्यादा भीड़ नहीं रहेगी। इसलिए हम हमारे GMVN के स्टे पे फिर से आ गए। थोड़ा सा हमने आराम किया, उसके बाद निकल पड़े रात में दर्शन के लिए। और दर्शन जाने के बाद हमारा दर्शन अच्छे से हो गया था, 2-3 घंटे में ही हमारा दर्शन हो गया। ओम से वहाँ से लाइन होती है रात में, क्योंकि VIP दर्शन क्लोज़ कर देते हैं, लेकिन आरती की वजह से हमें थोड़ा सा और ज़्यादा समय लगा। अगर आप और रात में दर्शन के लिए जाते हो, जैसे कि रात में 10 बजे, तो आपको शायद 15 से 20 मिनट में भी दर्शन हो सकते हैं। तो हमारा उस दिन दर्शन हो गया था, हमने वापस आके खाना भी खाया। उसके बाद दोस्तों अर्ली मॉर्निंग हमें दूसरे दिन वापस निकलना था, लेकिन भैरव बाबा के दर्शन बाकी थे और मैंने वो दर्शन कर लिए। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए थोड़ा सा ट्रेक होता है, तो दोस्तों वापस आने के लिए भी आपको उतना ही समय लग सकता है। 6 या 7 घंटे आप पकड़ के चल सकते हैं। हमें टाइम लगा 6 घंटे का, क्योंकि वापस आते वक्त थोड़ा सा घोड़े वगैरह भी परेशान कर सकते हैं और स्लीपेज के भी चांसेस होते हैं, तो कभी कभी आपका पैर फिसल सकता है, तो ये भी आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है। हम भी धीरे धीरे आए थे और वापस आते वक्त भी आपको 400 से 500 तक का खाना लग सकता है अगर आप कैरी नहीं करते हो। तो अगर आप कैरी करते हो तो आप 150-200 रुपीज़ में भी वो पूरा बजट संभाल सकते हो, क्योंकि वापस आते वक्त आपको नॉर्मल पानी के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो भी आप पी सकते हैं। कुछ एनर्जी ड्रिंक वगैरह आप साथ में ले सकते हैं या फिर परचेस कर सकते हैं, लेकिन उसका कॉस्ट आपको ज़्यादा जाता है। और खाने के ऑप्शंस वगैरह मैगी, जैसे मैंने आपको बताया था। उसके बाद वहाँ पे सोनप्रयाग में आने के बाद हमारा उस दिन का स्टे होने वाला था रुद्रप्रयाग में, जो सोनप्रयाग से भी आगे 50 किलोमीटर दूर था। वैसे सोनप्रयाग में हमें आने के लिए लगभग शाम के 7 बजे, और सोनप्रयाग से हमें पता चला कि हरिद्वार के लिए डायरेक्टली बस मिलती है, और हरिद्वार जाते वक्त ही बीच में 50 किलोमीटर पे भी हमारा रुद्रप्रयाग पे स्टे होने वाला था। लेकिन डायरेक्टली रुद्रप्रयाग के लिए कोई बस वाले एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे 100 या 150 रुपीज़ में ही आपको बस के चार्जेस मिल जाएंगे। लेकिन हमें एक शेयर कैब का ऑप्शन मिला जिसका चार्ज था 500 रुपीज़, और 500 रुपीज़ में वो रुद्रप्रयाग ड्रॉप करने वाला था। लकीली हमें वो शेयर कैब मिल गई, अदरवाइज़ हमें बस से जाना पड़ता था और उसमें और टाइम लग जाता था, और बस फील होने तक हमें वेट करना पड़ता है, और बस पूरी भरेगी, उसका पूरा वेटिंग टाइम तो वो भी जाता है। और रुद्रप्रयाग जाने में अब हमको 3 या 4 घंटे लग सकते थे। हम रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं रात के 12 बजे और जस्ट वहाँ पे स्टे करते हैं। और उस दिन का हमारा स्टे था रुद्रप्रयाग में, जो हमने बुक किया था GMVN का ही डॉर्मेट्री। वहाँ का रुद्रप्रयाग का होटल काफ़ी अच्छा था कंपेयर टू बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। वहाँ पे खाना इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जो आप वहाँ पे लंच वगैरह कर सकते हैं। एक्चुअली हमने रुद्रप्रयाग में स्टे इसलिए किया था क्योंकि रुद्रप्रयाग में संगम है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का, और वहाँ पे हम नहाने वाले थे सुबह सुबह, इसलिए हमने वहाँ पे स्टे बुक किया था और वहाँ पे अवेलेबल भी था। वहाँ के चार्जेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे जो हमने रुद्रप्रयाग के लिए बुक किए थे डॉर्मेट्री के। उसके बाद सुबह अगले दिन हमने नहा के ब्रेकफास्ट करके निकल गए ऋषिकेश के लिए, और ऋषिकेश में भी हमारा स्टे था, लेकिन यहाँ पे डॉर्मेट्री नहीं था, तो हमें लकीली एक रूम मिल गया था जिसका किराया था 1900 रुपीज़। और ऋषिकेश में भी हमारे डेस्टिनेशन प्लान थे रिवर राफ्टिंग के वगैरह, लेकिन काफ़ी थक जाने की वजह से हम वो कुछ नहीं कर पाए। ऋषिकेश में जाने के बाद हमने सिर्फ आराम किया, और दूसरे दिन हम ऋषिकेश के बाद निकल गए दिल्ली के लिए। दिल्ली में भी हमारा थोड़ा सा ले ओवर होने वाला था। दिल्ली में भी हमने कुछ बुक नहीं किया था, एक्चुअली डॉर्मेट्री के ऑप्शंस वगैरह थे, लेकिन हमारा दूसरा प्लान होने की वजह से हमने वहाँ पे होटल बुक किया, और होटल का किराया था दिल्ली का हमारा 800 रुपीज़, जो बहुत ही पुअर क्वालिटी का होटल हमें मिला था। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप प्लान कर रहे हो हज़रत निज़ामुद्दीन के स्टेशन के बाहर के होटल, तो कुछ भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है बहुत वर्स्ट क्वालिटी के है और चार्जेस भी ज़्यादा लेते हैं। तो अगर आप प्लान करें हो हज़रत निज़ामुद्दीन में स्टे करने का, तो प्री बुक कीजिए IRCTC के रिटायरिंग रूम, या फिर कोई अच्छा दूसरा क्वालिटी का होटल अगर आपको मिलता है थोड़ा सा दूर, तो वो बुक कीजिए। तो इसके बाद हमारा रिटर्न जर्नी था दिल्ली से रात में, लेकिन वो हमने जब बुक किया था तब RAC थे। लकीली जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तो वो कंफर्म बर्थ हो गए और एक कोच में आ गए थे, लेकिन वो सीट्स बहुत दूर दूर थे। तो हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो गई, और ट्रेन का किराया वगैरह हमने इसमें इंक्लूड किया था। उसके बाद खाना वगैरह हमने इसमें इंक्लूड किया था, और
एक हमें डिसएडवांटेज हुआ कि ट्रेन जर्नी हमारी जो स्टार्ट हुई थी वो लगभग 6 घंटा लेट हो गई डेस्टिनेशन तक, क्योंकि हमारे आगे एक मालगाड़ी थी, उसमें आग लगने की वजह से हमारी गाड़ी को कोटा के बाद 6 घंटा लगभग वहाँ पे रुकाया गया और उसकी वजह से 6 घंटा गाड़ी डिले हो गई। तो हमारा डिनर का जो प्राइस था वो उसमें इंक्लूड हो गया एक्स्ट्रा, जो हमने प्लान नहीं किया था। उसके बाद हम घर पे पहुंच गए। तो लगभग हमने जो ये जर्नी प्लान की थी आइटिनरी, जो हमारा बजट जा रहा था 21,000 का, लेकिन हमारा टोटल खर्चा हुआ 22,000 इंक्लूडिंग ऑल जो हमें एक्स्ट्रा वगैरह खर्चा करना पड़ा। अगर आप इसमें ऐड करते हो घोड़ा पिट्ठू वगैरह, कोई दूसरा प्रसाद वगैरह, कोई शॉपिंग वगैरह, तो आपका खर्चा एक्स्ट्रा लग सकता है। और हमें भी थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगा, क्योंकि हमने बहुत सारे जगह पे रेस्टोरेंट्स में खाना खाया, बहुत सारे जगह पे हमारा एक्स्ट्रा हमने पैसे दिए कैब वाले के लिए। अगर आप पहले से बस वगैरह आपके प्लान करते हो तो आपको इसमें पैसे की बचत हो सकती है। उसके बाद हमारी जो मुंबई से जर्नी थी हरिद्वार तक की, वो हमें डायरेक्ट नहीं मिली, तो उसमें भी हमें 500-600 रुपये ज़्यादा भरने पड़े, क्योंकि हमने दूसरे ट्रेन का भी टिकट बुक किया था। तो दोस्तों, केदारनाथ बद्रीनाथ की मेरी ये आइटिनरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये आइटिनरी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस आइटिनरी का फ़ायदा हुआ तो वो भी कमेंट करके ज़रूर, और बने रहेगा मेरे साथ ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए जय केदार, जय बद्रीनाथ।